एक गांव में माधव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। माधव अपने पूरे गांव में लालची व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। एक दिन माधव की पत्नी माधव से बोली, मेरा तो गांव में उठना बैठना हराम हो गया है। मेरे तो भाग्य उसी दिन फूट गए थे जिस दिन मेरा विवाह तुम्हारे जैसे लालची व्यक्ति से हुआ था। बस भी करो सुषमा, आए दिन मुझे बस कोसती ही रहती हो। दूसरों की पत्नियां दूसरों के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और तुम हमेशा मुझे बुरा भला ही बोलती रहती हो। तो और क्या बोलूं? तुम्हें गांव के लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ आता भी क्या है? देखो, मैं तुमसे अभी भी कहती हूँ, अपने अंदर के लालच को खत्म कर दो, नहीं तो किसी दिन तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा सुषमा, आज के संसार में वही कामयाब है जो अंदर से लालची होता है। इतना कहकर माधव अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर उसे गांव का मुखिया मिला। क्या बात है माधव? क्या बात है मुखिया जी? कुछ दिन पहले तुमने गांव के भोले भाले व्यक्ति को सोने की चेन दी थी। मुखिया की बातें सुनकर माधव उनसे आंखें चुराता हुआ मिला। हाँ मुखिया जी, बेची तो थी। मुखिया ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए माधव। तुमने पीतल की चेन में सोने का पानी चढ़ाकर उसको सोने के भाव में बेच दिया। तुम्हारे लालच की सीमा तो अभी हद पार कर दी है। वह रकम मुझे दे दो, वह एक गरीब आदमी है, मैं उसे वापस कर दूंगा। मुखिया जी, वह तो मैं खा गया। मुखिया ने कहा, मेरी आंखों से दूर हो जाओ माधव। तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर मैं सिर्फ तुम्हें इस गांव में रखता हूं, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर निकाल चुका होता। माधव गुस्से में वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां एक साधु आया और माधव को बोला, क्या बात है, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? माधव बोला, यहां से चले जाओ बाबा, मेरा बातचीत करने का कोई भी मन नहीं है। अरे, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। माधव साधु को अपने और मुखिया की घटना के बारे में बताता है और बोलता है, उदास ना बैठूं तो क्या करूं? गांव में सब मुझे लालची बोलते हैं, कोई मेरा सम्मान भी नहीं करता। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानते कि यह तो मेरा व्यापार करने का तरीका है। समझ गया, तुम एक लालची व्यक्ति हो। देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा हूं कि लालच का फल बुरा होता है। माधव बोला, यह बात तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि लालच का फल बुरा होता है, लेकिन आज तक तो मुझे कोई बुरा फल दिखाई नहीं दिया। फिर साधु बोला, अगर तुम अपने लालच के फल को देखना चाहते हो तो यहां से कुछ दूर एक जादुई जंगल है। उसका रास्ता कई सालों में सिर्फ एक बार खुलता है। अगर उस जंगल में कोई भी इंसान जाने में सफल हो जाता है तो उसको उस इंसान के स्वभाव के मुताबिक उसका फल मिल जाता है। तो चलो मेरे साथ, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। साधु की बातें सुनकर माधव के अंदर एक जिज्ञासा जग उठी। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा द्वार नजर आया और वह दोनों उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। अगले ही पल माधव ने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जंगल में पाया। माधव साधु से बोला, साधु महाराज, यह तो बहुत सुंदर जंगल है। अब तक मेरी नजर इस जंगल पे क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जिस दरवाजे से तुम इस जंगल में पहुंचे हो वह दरवाजा वर्षों में कभी कभार ही खुलता है, लेकिन वह किसी आम व्यक्ति को नजर नहीं आता। केवल दिव्य दृष्टि वाले साधु को ही नजर आता है। माधव बोला, यह सब बातें छोड़ो साधु महाराज। तभी साधु तेज आवाज में एक पेड़ को देखकर बोला, इस व्यक्ति के अंदर लालच भरा हुआ है, इसे इसके लालच का फल दिखाओ।
साधु के इतना कहते ही उस पेड़ से एक सुंदर तोता निकला, जिसका आकार और तोतों से बड़ा था और माधव के कंधे पर आकर बैठ गया। साधु महाराज, यह तो एक तोता है। साधु ने कहा, यह कोई आम तोता नहीं है। तभी तोता इंसान की आवाज में बोला, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ। माधव बोला, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले चलूं? तभी तोते ने कहा, तुम जो सपने देखते हो वह मैं सारे सपने सच कर सकता हूँ। माधव साधु की ओर देखकर बोला, क्या मैं इस तोते को सच में अपने घर ले जा सकता हूँ? साधु ने बोला, क्यों नहीं, लेकिन यह तोता कब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यह इस तोते की मर्जी पर निर्भर करता है। माधव उस तोते को अपने घर ले आया। माधव की पत्नी बोली, यह तोता तो बहुत सुंदर है और इसका आकार भी बहुत बड़ा है। इसे तुम कहाँ से ले आए? कहीं तुम इसे चोरी करके तो नहीं ले आए? माधव अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। इसका मतलब वह साधु कोई चमत्कारी साधु थे। तुम्हें उनसे कोई और वस्तु मांगनी चाहिए थी। तभी वह तोता इंसानी आवाज में बोला, माधव ने बिल्कुल सही चीज मांगी है और इस बात का विश्वास तुम्हें भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सुषमा तोते के मुंह के इंसानी आवाज सुनकर सुषमा बुरी तरह घबरा गई। तभी माधव बोला, तुमने कहा था तुम मेरे सपने पूरे कर दोगे। मैं धनवान बनना चाहता हूँ। तुम मेरे सपने सच करके दिखा सकते हो? तभी तोते ने कहा, तुम्हारे गांव में जमींदार चौधरी के खेत में उसके पुरखों का सोना गड़ा हुआ है। जाओ उस सोने को निकाल लो। यह सुनकर सुषमा बोली, वह सोना उनके पुरखों का है। अगर हमने ऐसा किया तो यह चोरी कहलाएगी। तोते ने कहा, कैसी चोरी? तुम यह समझो कि यह सारा सोना माधव के नसीब का है। माधव तुरंत जादुई तोते को लेकर चौधरी के खेत पर चला गया। तोते ने उसे बताया कि इस जगह पर खोदो। लगभग खुदाई के 2 घंटे के बाद उन्हें एक बक्सा नजर आया और माधव ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो वह बक्सा सोने से भरा था। फिर माधव बोला, अरे यह इतना सारा सोना, अब तो मैं बहुत अमीर हो गया। मैंने सही किया कि उस साधु से यह तोता मांग लिया। अब मुझे पता चला कि लालच का फल बुरा नहीं मीठा होता है। माधव उस बक्से को अपने घर ले आया। कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो गया और कुछ सालों बाद उनका एक पुत्र भी हुआ। समय ऐसे ही बीतता गया और 20 वर्ष कब बीत गए ये पता ही नहीं चला। माधव का पुत्र विवेक अब जवान हो चुका था। वह दिन भर आवारागर्दी करता और जुआ खेलता रहता था। एक दिन माधव की पत्नी, जो बूढ़ी हो चुकी थी, माधव से बोली, तुम विवेक को समझाते क्यों नहीं? वह दिन भर आवारागर्दी करता है और अब तो वह जुआ भी खेलने लग गया। माधव बोला, तुमने सही कहा। मैं कई दिनों से विवेक को डांटने के बारे में सोच रहा हूँ। माधव के इतना कहते ही तभी वह तोता आ गया और मोहन की ओर देखकर बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, विवेक जब भी जुआ खेलता है वह हमेशा जीतता है। अगर तुम उसका जुआ खेलना बंद करवा दोगे तो धन आना भी बंद हो जाएगा। तोते की बात सुनकर सुषमा बोली, बकवास बंद करो जादुई तोते। हमारे पास धन की आखिर क्या कमी है जो हम अपने बेटे को जुआ खिलाए? तोता बोला, काम चाहे जो भी हो, बस धन आना चाहिए। माधव हंसते हुए तोते से बोला, तुमने सही कहा। मैंने भी सुना है कि वह हमेशा जीतता है। आज विवेक लाखों जीतता है और कल करोड़ जीतेगा।
अगले दिन माधव अपनी हवेली के बाहर बैठा हुआ था, जब ही उसका एक नौकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और माधव की ओर देखते हुए बोला, अरे गजब हो गया सेठ जी, विवेक बाबू को किसी ने गोली मार दी है। तब माधव ने चौंकते हुए पूछा, किसने? कैसे? क्या हुआ? तब उसने बताया, विवेक बाबू जुए में कई लाख रुपए जीत गए थे, पर जो हार गया था वह एक गुंडा था। उसने गुस्से में आकर विवेक बाबू को गोली से उड़ा दिया और गोली लगते ही विवेक बाबू की मौत हो गई। यह सुनते ही माधव जोर जोर से रोने लगा। यह सुनते ही सुषमा भी बाहर आई और यह सब पता चलते ही वह दोनों विवेक के पास जा रहे थे। हवेली से कुछ ही दूर विवेक की लाश पड़ी हुई थी। सुषमा पागलों की तरह भागने लगी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। माधव यह देखकर चक्कर खाकर गिर गया। उसे पूरे 10 दिन बाद होश आया। होश आते ही उसे पता चला उसके बेटे और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार गांव वालों ने कर दिया। यह सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी वह जादुई तोता माधव के पास आकर बोला, अब मेरे जाने का समय हो गया है। माधव बोला, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुमने कहा था तुम मेरे सारे सपने पूरे करोगे, पर मैंने यह सपना नहीं देखा था। तोते ने कहा, तुम्हारे सारे कर्मों का फल यही था, अंत में यही होना था। और तोते की बात सुनकर माधव चौंक पड़ा। तभी वहां वही साधु प्रकट हुए और माधव से बोले, इस तोते ने कुछ भी गलत नहीं कहा। माधव, तुमने अपने लालच के फल को इस तोते को समझा, जबकि सही मायने में तुम्हें तुम्हारे लालच का फल अब मिला है। यह तोता और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर का लालच है, जो कि इस तोते के रूप में है। लालच का यही अंजाम होता है। माधव, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम्हारे जान से ज्यादा प्यारी तुम्हारी पत्नी और तुमने अपने पुत्र को खो दिया, सिर्फ एक लालच के चक्कर में। इतना बोलते ही तोता और साधु वहां से गायब हो गए और माधव समझ चुका था कि उसे लालच का असली फल मिल चुका है।